नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पाठक की पाठशाला में। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, जैसा कि हम पिछले 2 टॉपिक्स में कवर कर चुके हैं, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। ये सभी एनवायरनमेंट से जुड़े हुए थे, इकोलॉजी से जुड़े हुए थे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ना, बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व की क्या कहानी है, कहाँ से शुरुआत हुआ, या इसको क्यों बनाया गया, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आखिर बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। ठीक है, चलिए समय को नष्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व को जो है हिंदी में कहते हैं जीव मंडल भंडार। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व को कहते हैं जीव मंडल। अब ये जीव मंडल क्या है, तो इसमें जो है सबसे पहला क्या है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व के जो क्षेत्र हैं, इसमें आपका पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीव जो है आपका जो बायोडायवर्सिटी का हिस्सा है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी का जो हिस्सा है इसको क्या करना है, इसका संरक्षण करना, कंजर्वेशन करना है। और जो उसके आसपास मानवीय सभ्यता है पनप रही, जो मानवीय समुदाय हैं, इनके विकास के लिए भी काम करना है। ठीक है, उनको उनकी पारंपरिक जो जीवन शैली है उसको बनाए रखने के लिए, उनको अच्छे विकास के लिए वहां पे काम किया जाता है। तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, क्या है बायोस्फीयर रिजर्व, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो क्या बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें आपका प्लांट को लेकर के, ठीक है, प्लांट, एनिमल्स, जो वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, या फिर ह्यूमन कम्युनिटीज हैं, इनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको हाई करने के लिए, और जो प्लांट वगैरह हैं इनको संरक्षण देने के लिए, है ना, इनको सपोर्ट देने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इनको क्या किया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाता है। अब समझ गए बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। तो बेसिकली एनवायरनमेंट को पनपने के लिए, यानी कि वो ग्रो करे अच्छे से, उसके जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, और जो उसके आसपास मानवीय सभ्यता रह रही, जो मानव लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो इंसान रह रहे हैं, उनके विकास के लिए काम किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, जीव मंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो बायोस्फीयर रिजर्व आखिर क्या है। तो ये 3 क्षेत्रों में बँटा होता है। सबसे पहले क्या समझिए कि 3 क्षेत्रों में बँटा होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र होता है, देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये 3 आपका एरिया में बँटा होता है। पहला जो सबसे अंदर है ये हो गया, दूसरा इसके थोड़ी सी बाहर, और तीसरा इसके बिल्कुल बाहर, ये बाहरी हिस्सा होता है। जो सबसे अंदर का हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपका कोर ज़ोन। ठीक है, इसको कोर ज़ोन बोलते हैं। जो पहला नंबर है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट, जो आपका पहला नंबर है इसको कोर ज़ोन बोलते हैं। ये क्या है, तो सबसे सुरक्षित है। सबसे सुरक्षित क्यों है, क्योंकि इसमें मानवीय गतिविधियों पर रोक है। ठीक है, जो मानवीय गतिविधि है इस पे क्या किया गया है, रोक लगा दिया गया है। जो भी मानव आएंगे उनको क्या किया जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा कि आप यहाँ पे नहीं आना है, आपको यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे आना नहीं है, पूरी तरह से आपकी मनाही है, आप इस हिस्से पे नहीं आ सकते हैं। वो अगर मानवीय सभ्यता यहाँ पे नहीं आएगी, यानी कि मानव यहाँ पे नहीं आएंगे, तो क्या होगी, प्रकृति पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से फले फूलेगी, है ना, फलने फूलने लगेगी। क्योंकि जहाँ पे इतिहास गवाह है, मानव लोग जहाँ भी गए हैं, जंगल रहे, पहाड़ रहे, चाहे हिमालय में भी गए हों, तो पूरी तरह से वो धीरे धीरे नष्ट होता ही गया है। वो प्रकृति को उस तरह से रखते ही नहीं है ना। हाँ, ऐसे मैं सब लोगों के बारे में नहीं कहता हूँ, लेकिन जो प्रकृति के बीच रहते हैं मानव, वो प्रकृति को लेकर के चलते हैं। लेकिन सभी लोग चले जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, प्रकृति उजड़ जाएगी। तो उसको उजड़ने से बचाने के लिए क्या किया था, जो आंतरिक क्षेत्र है, जो सबसे नीचे का जो क्षेत्र है, यानी सबसे अंदर का क्षेत्र है, इसमें मानवों की पूरी तरह से मनाही होती है कि आपको यहाँ जाना नहीं है। ये केवल और केवल पर्यावरण के फलने फूलने के लिए है। ठीक है, कोर जोन क्या है, 3 जोन में बटा हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो फर्स्ट जोन जो है यही कोर जोन है। इसमें क्या है, मानव यानी ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है, एकदम पूरी तरह से बैन होता है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज पूरी तरह से क्या है, तो ये बैन है, ह्यूमन एक्टिविटीज बैन है पूरी तरह से। ये आपकी होगी नहीं यहाँ पे, और ये नहीं होगी तो क्या होगी, मानव ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होगी तो एनवायरनमेंट ग्रो करेगा। ठीक है, जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, वो सारे अपने क्षमता अनुसार क्या होंगे, धीरे धीरे वृद्धि करेंगे। ये कोर जोन हो गया। अब ये दूसरा और तीसरा क्या है, ठीक है, दूसरा और तीसरा क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दूसरा जोन, दूसरा क्या है आपका, बफर जोन है। ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। जो आप जोन यहाँ पे जाने, पहला था कोर, दूसरा बफर
और सबसे लास्ट में आपका तीसरा था, इसको बोलते हैं ट्रांजिट जोन। कोर जोन क्या होता है, यहाँ पे आपका कोर जोन के चारों ओर होता है, यानी कि कोर कोर जो है आपके उसके चारों ओर है, तो कोर जोन के चारों ओर होगा। यहाँ पे आप वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए अगर जा सकते हैं, भ्रमण के लिए, जो पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां हैं। पर्यावरण अनुकूल क्या है, पर्यटन, ठीक है। लेकिन वहां पर साफ सफाई बरतनी है, कचरा नहीं फैला देना है जा करके, जैसे हम लोग कर देते हैं जा करके, ठीक है। सीमित चराई करनी है, वहां पे आप अपने मवेशियों को चरा सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में, पूरा क्षेत्र में नहीं, और अंदर तो मना ही है, वहां पे जाना ही नहीं है, आप इसके अगल बगल करा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बफर जोन। और ट्रांजिट जोन क्या हो गया, सबसे बाहर का जो एरिया है ये वाला, ये है आपका ट्रांजिट जोन। इसमें क्या होता है कि इसमें मानव बस्तियां होती हैं शामिल, जो लोग रहते हैं यहाँ भी रह सकते हैं, इसके आसपास भी रह सकते हैं। तो जो ये कोर जोन और बफर जोन है, इसके बाद जो होता है ये आपका ट्रांजिट जोन होता है। यहाँ पे आपका मानव बस्तियां मिलती हैं, जो ह्यूमन होते हैं यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कृषि आप कर सकते हैं, जो उनकी गतिविधि होती है, जो लोगों गतिविधि करते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिट जोन क्या है। यहाँ पे छोटा सा मैं डायग्राम बता रहा हूँ। पहला क्या है, कोर जोन, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज पूरी तरह से बैन, ह्यूमन नहीं आ सकते। दूसरा क्या है, तो दूसरा में आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए आप वहाँ पे टूरिज्म कर सकते हैं, जा सकते हैं, इको फ्रेंडली जो आपका एक्टिविटीज है वो कर सकते हैं, ठीक है। और लिमिटेड रूप से आप अपने जानवरों को वहाँ पे चराने के लिए ले जा सकते हैं, घास वास पत्ता वत्ता खाए, चलो ठीक है, यहाँ पे ले जा सकते हैं। ये हो गया बफर जोन। और ट्रांजिट जोन क्या है, ठीक है, ट्रांजिट जोन है यहाँ पे आपके ह्यूमन सेटलमेंट्स होंगे, है ना, यानी कि आपके ह्यूमन यहाँ पे रह सकते हैं, वो अपने काम कर सकते हैं, निजी जिंदगी के लिए जो उनका जरूरी है, एग्रीकल्चर करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो उनका मकसद है, जो उनको परिवार को पालना पोसना है, तो परिवार को कैसे पालें, अगर वो बायोस्फीयर रिजर्व की तरफ, तो वहाँ तो दुकान से होगी नहीं, तो क्या करेंगे, जंगली मतलब जंगल के सामान को, लकड़ी लाना हो गया, या फिर वहाँ के जो अ, फल फूल हो गए उसको ला सकते हैं, कंद मूल हो गया उसको ले सकते हैं, जो वहाँ से दवाई निकलती है औषधि के रूप में उसको इनहेल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये थर्ड जोन जो हो गया आपका, ये ट्रांजिट जोन हो गया। इसमें क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है। यहाँ बफर जोन में भी हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटीज, पर कुछ लिमिटेशन होता है, ठीक है। थर्ड जोन में भी लिमिटेशन होता है, पर बहुत कम हो जाता है, यहाँ पे 50% लिमिटेशन। यहाँ तो खैर ह्यूमन एक्टिविटीज होगा ही नहीं, पहला जोन कोर जोन होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं है, केवल और केवल प्रकृति को ग्रो करने के लिए, मतलब नेचर को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे आप रिसर्च करने के लिए जा सकते हैं, जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं। किस पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से, अगर आपको कॉलेज के द्वारा भेज दिया जाए, स्कूल के द्वारा भेज दिया जाए, जाइए वहाँ पे देखिए क्या क्या वहाँ पे जीव जंतु हैं, उसके बारे में रिसर्च कीजिए, तो उसके बारे में जा सकते हैं। इको फ्रेंडली काम कर सकते हैं, इको फ्रेंडली क्या है, तो वहाँ पे टूरिज्म, बट आपको वहाँ पे ज्यादा तबाही नहीं मचा देना है जाकर के, और पशुओं को चरा सकते हैं, तो ये बफर जोन हो गया। थर्ड जोन जो ट्रांजिट जोन है, यहाँ पे आपका ह्यूमन सेटलमेंट्स है, मानवीय आपका बस्ती है, यहाँ पे मानव लोग रहते हैं, अपने काम करते हैं, कृषि कर सकते हैं, वहाँ के जो जंगली आपके सामान है उसका यूज कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये थर्ड जोन हो गया। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, थर्ड, तीन क्षेत्र में बटा होता है, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिट जोन। आई होप आपको समझ में आया होगा तीनों जोन का क्या काम है, तीन जोन बनाए क्यों गए, ठीक है। चलिए अब इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व का शुरुआत कहाँ से। देखिए 1971 में क्या था, यूनेस्को की शुरुआत हुई, यूनेस्को की शुरुआत हुई, और जो प्रकृति है, जो नेचर है, और ह्यूमंस है, उनके बीच के संबंधों को सुधारने के लिए, क्योंकि नेचर को बिगाड़ने के पीछे ह्यूमंस का बहुत बड़ा हाथ है। कहीं पे उजाड़ना है तो ह्यूमंस आते ही हैं, है ना। अब 1 रुपए पे जमीन देना हो, या फिर उसको उजाड़ देना हो, ये तो बात आती है, तो मानव सबसे आगे रहते हैं, ये करनी है। तो प्रकृति और मानवों का जो संबंध है, इसको सुधारने के लिए यूनेस्को 1971 में इसका शुरुआत होता है, 1971 में। और यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है, इसको बोलते हैं मैन एंड द बायोस्फीयर, MAB, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MAB, मैन एंड द बायोस्फीयर। आपका क्या है, काम है, ठीक है। जो मैन मैब आपका कार्यक्रम है, इसको शुरू किया था, और इसी के तहत दुनिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1979 में स्थापित होता है, ठीक है। 1979 में क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व को आपका सेटल किया जाता है, कब,
1971 में आपका यूनेस्को आता है, किसमें, तो यूनेस्को आता है हमारे बीच। वो क्या करता है कि रिलेशनशिप जो है उसको सुधारने का काम करता है, किसके बीच, नेचर और ह्यूमंस के बीच रिलेशनशिप को उससे सुधारेंगे, ठीक है। तो यूनेस्को लॉन्च करता है मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो आपका स्टार्ट होता है 1971 में ही। बट आपका फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कब एस्टेब्लिश होता है पूरे वर्ल्ड में, ये होता है 1979 में, ठीक है। चलिए अब भारत में देख लेते हैं इसका काम कहाँ शुरू हुआ। तो भारत में 1986 में इसका काम शुरू हुआ, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा ये 1986 में शुरू हुआ। 1986 में इसका शुरुआत किया गया, यूनेस्को के द्वारा प्रयास जो है 1971 में ही शुरू हो गए थे। और 1979 में आपका वर्ल्ड का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, लाया गया था। लेकिन भारत में इसको शुरुआत होने का जो समय है वो 1986 है। तो 1986 1986 में जो पहला आपका बायोस्फीयर रिजर्व था, ये था केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका का एक ट्राई जंक्शन था। उस स्थान पे, जैसे केरल ये भारत का सबसे निचली इलाका हो गया, यहाँ कर्नाटका है, यहाँ केरल है और ये तमिलनाडु है। इसका जो तीनों संगम है इस जगह पे, ठीक है, ट्राई जंक्शन है, जो तीनों स्टेट आपका जहाँ पे मिलता है, उस जगह पे क्या किया गया, उस जगह पे ही आपका बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया गया, ठीक है। और वो बायोस्फीयर रिजर्व क्या बना, तो उसको वो बना आपका नीलगिरी, ठीक है। जो फर्स्ट हमारा बायोस्फीयर रिजर्व था उसका नाम क्या था, नीलगिरी था। चलिए नीला कलर कर देते हैं इसको, ना नीलगिरी था, चलिए नीला कलर हो गया, ठीक है। तो नीलगिरी क्या था, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। कब बना, ये 1986 में, है ना, 1986 में बना। ये कौन, नीलगिरी। कहाँ पे था ये फैला हुआ, तो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के ट्राई जंक्शन पे आपका था, ठीक है। चलिए ये आप समझ गए क्या है। सो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में भारत में, केरला, कौन सा था पहले, तो पहले था आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पे आपका फैला हुआ था, तो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के ट्राई जंक्शन पे ये फैला हुआ था, जो कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, ठीक है। और भारत में टोटल आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इंडिया में कितने हैं, 18। जो भारत में आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ये टोटल आपका 18 है, तो याद रखने में भी आसान हो जाएगा। इसमें पहला आपका क्या हो गया, नीलगिरी, ठीक है। भारत में कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपके मौजूद है, जिनमें से यूनेस्को के द्वारा 12 को क्या किया गया है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में आपका इंटरनेशनल, इसको क्या दिया गया, मान्यता दे दिया गया ना, अंतरराष्ट्रीय मान्यता इसको दे दिया गया है, ठीक है। WNBR के तहत, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत पे इसको क्या किया गया है, रिकॉग्निशन मिला है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, मान्यता दे दिया गया 18 में से 12 को। टोटल हमारे इंडिया में कितने हैं, भारत में हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें कि 12 को क्या किया गया, यूनेस्को के द्वारा WNBR के तहत इसको मान्यता दे दिया गया। समझ गए जो हमारे करंट स्टेटस है बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर के। चलिए अब जो हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको धीरे धीरे करके जानते हैं। तो पहला जो है हमारा नीलगिरी ही है ना। अब जैसे नंबरिंग आएगा वैसे वैसे वो स्टैब्लिशमेंट हुआ है, ऐसा समझ लीजिए। पहला जो है नीलगिरी, पहला कहाँ पे है, तो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के ट्राई जंक्शन पे। कौन सा, नीलगिरी। और नीलगिरी आपका पर्वत भी है इधर, इधर ही फैला हुआ क्षेत्र में। फिर आपका मन्नार, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु के आसपास है, तमिलनाडु हो गया, ठीक है। दो आपके हो गए, कौन सा, नीलगिरी और गल्फ ऑफ मन्नार, दोनों कहाँ पे है, तमिलनाडु का देखिएगा बस। पहला जो नीलगिरी कर्नाटका और केरला है, टीके के, ठीक है, इस तरह से याद करिएगा, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में फैला हुआ नीलगिरी। दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार है, ये तमिलनाडु में फैला हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, सुंदरबन। सुंदरबन को याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। हाँ लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ नाम आपको जो दिखेंगे वो नेशनल पार्क भी था, टाइगर रिजर्व भी था, ठीक है। जैसे ये नेशनल पार्क भी था, टाइगर रिजर्व भी था, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो ये आपको याद रखना ही है, रखना है, ठीक है। जो तीनों आपका पॉइंट आता है वो आपको याद रखना है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में और नंदा देवी आपका उत्तराखंड में, ये दोनों हो गया। दो मैंने क्या बताया, नीलगिरी और गल्फ ऑफ मन्नार, वो कहाँ थे, तमिलनाडु में। लेकिन नीलगिरी तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के ट्राई जंक्शन पे था। फिर आपका सुंदरबन और नंदा देवी आता है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, ये चार आपके कंप्लीट हुआ। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, नौकरी। ये आपका मेघालय में है,
नेशनल पार्क भी था, अगर याद होगा तो टाइगर रिजर्व भी था, नौक्रेक, ठीक है। मेघालय और पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन भी है जिसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। तो नौक्रेक और पंचमढ़ी ये अगले दो हो गए, नौक्रेक पंचमढ़ी। अगला सिमलीपाल उड़ीसा, नेशनल पार्क भी था, टाइगर रिजर्व भी था, अगर याद होगा तो। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में होगा, और किसमें होगा, है ना। तो सिमलीपाल उड़ीसा और ग्रेट निकोबार आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर ले क्या। पहला क्या था, नीलगिरी और गल्फ ऑफ मन्नार, ये कहाँ पे है तो ये आपका तमिलनाडु के अंदर और कर्नाटका, और गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। अगले दो कौन से, सुंदरबन और नंदा देवी। सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी आपका उत्तराखंड। फिर अगला आता है नौकरेक और पंचमढ़ी, नौकरेक आपका मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, और अगला आपका सिमलीपाल और फिर ग्रेट निकोबार, ठीक है। इतना कंप्लीट। चलिए अगला अचनकमार अमरकंटक। देखिए अचनकमार का नाम आप लोग सुने होंगे, टाइगर रिजर्व में मैंने बताया था, टाइगर रिजर्व में था अचनकमार, और ये अमरकंटक की पहाड़ियों के आसपास फैला हुआ, इसीलिए इसको अचनकमार अमरकंटक ही बोलते थे। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्यों में फैला, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगस्त मलाई है केरला और तमिलनाडु में, ठीक है। ये दो और हो गए, अचनकमार अमरकंटक और अगस्त्य मलाई। अगला दो देखें तो अगला दो क्या है, कंचनजंगा सिक्किम नेशनल पार्क, याद आ रहा होगा। पन्ना मध्य प्रदेश नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व दोनों था, अब बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो अगर तीनों है तो तीनों नाम आपको याद करना है, जिसमें ज्यादा आएगा उसको नाम आपको हमेशा याद रखना ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि बायोस्फीयर रिजर्व था कौन से स्टेट में फैला हुआ है, या ये जो बायोस्फीयर रिजर्व की या इस क्षेत्र इस स्टेट का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन जो तीनों में आपका कॉमन है वो उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछाता है, ठीक है। तो 11वां नंबर में कौन है, कंचनजंगा, और 12वां में आपका पन्ना है। 13वां कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, शीत रेगिस्तान, शीत मरुस्थल, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और चौथा आपका है मानस नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, इसको आपको याद करना ही करना है। कोल्ड डेजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश में हो गया, मानस आपका असम में हो गया। 13 और 14 नंबर हो गया आपका कंप्लीट। फिर आपका क्या है, डिब्रूगढ़ सौखेवा असम में, और देहांग और देबांग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। क्या है, डिब्रू सौखेवा और दिहांग देवांग। चलिए 18वां देखते हैं, 17वां और 18वां। 17वां आपका कच्छ गुजरात में, और फिर आपका आता है शेषाचलम, है ना, आंध्र प्रदेश में, लाल चंदन, याद आ गया होगा, है ना, झुकने वाला नहीं हूँ। तो झुको या नहीं झुको, लेकिन याद करने के लिए जो करना पड़े वो करो, तो झुकेगा नहीं से शेषाचलम, ये 18वां, ठीक है। ऐसा समझिए कि 18वां है। लाल चंदन मिला, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, क्योंकि ज्यादा लाल चंदन यहाँ से चोरी नहीं हो, चलो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करते हैं, ठीक है। तो 18वां क्या है, शेषाचलम है, ठीक है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, और 17वां गुजरात। एक बार फिर से हम लोग फर्स्ट नंबर से इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि खत्म हो गया है। इसमें हमको याद क्या करना है, तो केवल नाम ही याद करना है ना। कौन सा है पहला, तो फर्स्ट आपका है कौन, नीलगिरी, कहाँ पे, तमिलनाडु कर्नाटका और केरला के ट्राई जंक्शन पे। दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार। तीसरा आपका सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में। पांचवा और छठा, पांचवा नौकरेक और छठा पंचमढ़ी, नौकरेक मेघालय और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। सातवां कौन सा है, सिमलीपाल उड़ीसा, और आठवां ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नौवां कौन सा है, तो अचनकमार अमरकंटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में फैला हुआ है, और 10वां अगस्त्य मलाई। 11वां जो आपका है ये है कंचनजंगा, है ना, सिक्किम में। पन्ना आपका मध्य प्रदेश में। 13वां कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। 14वां मानस असम में। फिर 15वां है आपका डिब्रू सौखेवा असम, और 16वां देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश, और फिर 17वां आपका कच्छ गुजरात, और शेषाचलम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, है ना। पुष्पा का राज चलता है कहाँ पे, शेषाचलम पे। चलिए
तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा बस इतना ही खत्म हो गया, ज़्यादा तो है नहीं, 18 ही हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे। अगली वीडियो पे हम लोग जो कवर करेंगे वो फिर होगा रामसर साइट्स, ठीक है? मैं भी आपको हिंट कर देता हूँ, अगला जो होगा वो रामसर साइट होगा। रामसर साइट यानी रामसर स्थल, रामसर साइट। इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्द्र भूमि कहते हैं, वेटलैंड्स बोलते हैं, आर्द्र भूमि। आखिर क्या है तो अगले में हम लोग देख लेंगे, वेटलैंड्स, ठीक है? अगले वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नाम जो मैंने बताया टोटल कितने नाम हैं? 18 नाम से हैं, तो 18 आपको याद हो जाएगा। एक बार में याद नहीं होगा, 2 बार मैंने वीडियो में भी 2 बार उसको रिपीट किया है। अब 2 बार, 3 बार, 1 बार लिखेंगे, 2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।